स्टूडेंट, स्टडी ग्रोवर में आपका स्वागत है। कल स्टूडेंट हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन की का तक जो है हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे दूसरे क्वेश्चन का खा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें कह रहा है मूल प्रभाज किसे कहते हैं। विलेय के मूल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि मूल प्रभाज किसे कहते हैं, इसको हम लोग पहले कन्फर्म करेंगे। देखिए होता क्या है, जो मूल प्रभाज होता है, मूल प्रभाज ये बराबर होता है विलेय के मूलों की संख्या बटे विलेय में उपस्थित कुल घटक के मूलों की संख्या, अर्थात n प्लस कैपिटल N, अर्थात एक घटक के मूलों की संख्या बटे कुल घटक के मूलों की संख्या का जो अनुपात होता है वही कहलाता है मूल प्रभाज। अब इस क्वेश्चन में आगे कह रहा है विलेय के मूल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखिए। तो हम लोग जानते हैं राउल्ट के नियम के हिसाब से जो विलेय का मूल प्रभाज होता है, अर्थात n प्लस कैपिटल n अपान n प्लस कैपिटल n, ये जो होता है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपान P0 ये समानुपाती होता है विलेय के मूल प्रभाज के, यानी n प्लस कैपिटल N के, जहाँ n है विलेय के मूलों की संख्या और जो कैपिटल N है ये विलायक के मूलों की संख्या, ठीक है ना। तो यही आपका जो है व्यंजक लिखना था, जो कि यहाँ पर आपको बताया जा चुका है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाँ, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है इसमें एक MH2SO4 की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए यदि विशिष्ट चालकता 26 × 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है और इसका जो परमाणु भार दिया गया है ये आपका 32 दिया गया है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पर तुल्यांकी चालकता आपसे पूछ रहा है, लेकिन इसमें जो है आपको जो है दिया गया है हाँ, तो स्टूडेंट इसमें जो है विशिष्ट चालकता का मान दे रखा है और आपसे पूछ रहा है तुल्यांकी चालकता। यहाँ देखिए, यहाँ पर 1n अगर दिया गया होता तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूले से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर 1m देने के कारण ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ये लंबा हो गया, ठीक है ना। तो इसको कैसे हम लोग लगाएंगे, और देखिए होता क्या है कि हम लोग जानते हैं जो मोलर चालकता होती है, पहली चीज़ तो यहाँ पर हमको मोलर चालकता का मान निकालना होगा, अर्थात कैरेट m का मान निकालना होगा, और मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में जो संबंध होता है उसके हिसाब से जो है इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि मोलर चालकता अर्थात कैरेट m बराबर जो होता है वो होता है कप्पा इंटू 1000 अपान में m। कप्पा का मान जो है दे रखा है, विशिष्ट चालकता का मान 26 × 10⁻², और 10⁻³ को हम लोग लिख सकते हैं 1000 को लिख सकते हैं 10⁻3, और यहाँ पर m का मान जो है आपका 1 है। इसका मतलब आ जाएगा स्टूडेंट 26 × 10⁻1, ठीक है ना। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 260। इतना ध्यान दीजिएगा, कैरेट m का मान जो है 260 आया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है इसकी विशिष्ट क्या नाम है, तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए, ठीक। तो तुल्यांकी चालकता की हम लोगों को क्या करना है, गणना करना है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में जो संबंध होता है वो होता है आपका
वो आपका होता है कैरेट M इंटू कैपिटल M बराबर कैरेट EQ गुणे N। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ठीक है ना। ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है लेकिन ये वैल्यू आपको नहीं पता है, नॉर्मलता तो दिया नहीं गया है। तो हम लोग जानते हैं नॉर्मलता निकालने का फार्मूला जो n बराबर होता है अम्लता या क्षारकता, ठीक है ना, गुणे अम्लता या क्षारकता कुछ भी कहिए, ठीक है ना, चाहे अम्लता लीजिए चाहे क्षारकता लीजिए, गुणे आपका M होता है, कैपिटल M होता है, ठीक ना, अर्थात मोलरता। तो यहाँ पर इसकी जो अम्लता यानी जो संयोजकता हो जाएगी, अम्लता क्षारकता या संयोजकता का एक ही बात है। H2SO4 में 2 चार्ज होते हैं, ठीक ना। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन अर्थात 2H+ है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो अम्लता हो जाएगी, ठीक ना, इसकी हो जाएगी 2। यहाँ पर अम्लता नहीं निकाला जाता है, H2SO4 का क्षारकता निकाला जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर 2 OH आएंगे, ठीक है ना, 2 बेसिसिटी आएगी। तो इसका मतलब इसकी जो क्षारकता होगी या इतना ही देख लीजिए, H2 पर 2 चार्ज और सल्फेट पे 2 चार्ज है, ठीक ना, तो उसकी संयोजकता 2 हो जाएगी, यानी अम्लता भी 2 मान लिया जाएगा। इसका मतलब 2 गुणे और यम का मान कितना है, 1 है। इसका मतलब 2 गुणे 1 करेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 नहीं हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब नॉर्मलता आपको मालूम हो गया, 2 आ गया आपकी। अब कैरेट m का मान आया है 260, अभी हमने बताया था निकाल करके, गुणे अब यहाँ पर m का मान रखना है। m का मान सभी लोग जानते हो 1 दिया ही गया है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कैरेट EQ का मान निकालना है, जिसको तुल्यांकी चालकता कहते हैं, और n का मान 2 आया है। अब 2 से इसको काट दीजिए, आ जाएगा 130। कैरेट EQ का मान कितना आ जाएगा, 130, ठीक। यही आपका आंसर था, ठीक। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है ना। कुछ है नहीं, देखिए यहाँ पर n बराबर होता है अम्लता क्षारकता या संयुक्ता गुणे m। तो यहाँ पर जो है 2 चार्ज है H सल्फेट पर, और क्या नाम है 2H+ बनाता है, इसलिए जो है अम्लता या क्षारकता जो हो जाएगी उसकी 2 हो जाएगी या संयोजकता 2 हो जाएगी। और एक ही वैल्यू रखते हैं हम लोग, अम्लता रखिए या क्षारकता रखिए या संयोजकता रखिए, तो एक ही वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर अम्लता या क्षारकता या संयोजकता में हम लोग जो है केवल उसके स्थान पे 2 लिखेंगे, और गुणे m का मान जो है आपका 1 दिया गया है 1mH2SO4, तो n का मान 2 आ जाएगा। अब कैरेट m गुणे कैरेट EQ बराबर कैरेट m गुणे कैपिटल M, जिसको हम लोग कहते हैं मोलरता, बराबर होता है कैरेट EQ यानी तुल्यांकी चालकता गुणे नॉर्मलता। तो सब वैल्यू रख दिया गया है, यहाँ पर EQ का मान आ जाएगा 130, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है स्कंदन की हार्डे-सुलज़े नियम क्या है समझाइए। तो ध्यान दीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ध्यान दीजिएगा, हार्डे-सुलज़े नियम के अनुसार उन्होंने बताया था कि जो धनात्मक साल होते हैं वो देखिए होता क्या है कि हार्डे-सुलज़े नियम में कि जो धनात्मक साल होता है आपका, ठीक है ना, उसका जो स्कंदन प्रभाव होता है, तो अगर हम लोग ऋणात्मक साल मिलाते हैं तभी तो स्कंदन होगा उसका, ठीक ना। अगर धनात्मक साल में हम लोग ऋणात्मक साल मिलाएंगे तभी तो इसका स्कंदन होगा, ठीक है ना। अगर जो ऋणात्मक साल होता है, अगर उसकी संयोजकता को हम लोग बढ़ाते जाएं तो स्कंदन प्रभाव भी क्या होगा, वो बढ़ता चला जाता है। जैसे आपका होता है फेरेट आयन, ठीक ना, जैसे आपका होता है Fe6 ये फेरेट साइनेट आयन है। इसका जो स्कंदन प्रभाव होगा वो सबसे अधिक होगा। उसके बाद आपका चार्ज जैसे जैसे घटेगा उसका स्कंदन प्रभाव क्या होगा, कम होगा। अब फास्फेट आयन का जो स्कंदन प्रभाव है वो आपका फेरस
साइनेट आयन से क्या है, कम है, ठीक है ना। अब सल्फेट आयन का जो स्कंदन प्रभाव होगा वो आपका फास्फेट आयन से भी कम होगा। और सबसे कम जिस पर सिंगल चार्ज होगा Cl-, जो है ये सबसे कम स्कंदन प्रभाव वाला है। इसका मतलब ये है धनात्मक साल में अगर हम लोग Cl- जो है डालते हैं तो होता क्या है कि स्कंदन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है ना, अर्थात बहुत ज़्यादा समय में होगा उसका स्कंदन। लेकिन अगर हम लोग फेरस साइनेट्स आयन को अगर हम लोग डाल देते हैं तो स्कंदन जो है वो काफ़ी तीव्रता से हो जाता है और जल्दी से हो जाता है, ठीक। यही चीज़ समझा रहा है। अर्थात संयोजकता जो है बढ़ने के साथ साथ होता क्या है, स्कंदन प्रभाव का अभिमान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक। अगर मान लीजिए हमारे पास ऋणात्मक साल हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक साल को मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, धनात्मक साल को। तो धनात्मक साल में आपका अगर धनात्मक साल की संयोजकता बढ़ती मतलब चली जाती है तो ऋणात्मक साल की जो है एक प्रकार से कह सकते हैं स्कंदन जो प्रभाव होता है, अगर ऋणात्मक साल आपके पास है, यदि हम लोग धनात्मक साल मिला रहे हैं तो होता क्या है, स्कंदन हो जाता है। लेकिन धनात्मक साल में अगर जिसकी संयोजकता बड़ी रहेगी अर्थात अधिक रहेगी वो जल्दी से स्कंदन कर लेगा, ठीक है ना। जैसे एल्यूमिनियम पर होता है 3 चार्ज, ठीक है ना, इसका स्कंदन प्रभाव अधिक होगा। बेरियम पर होता है 2 चार्ज, इसका स्कंदन प्रभाव जो है एल्यूमिनियम से कम है। और सबसे कम स्कंदन प्रभाव वाला होगा आपका सोडियम, क्योंकि इसमें चार्ज की संख्या क्या है, कम है, ठीक। यही था आपके हल्डे-सुलज़े का नियम, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सरल घनी एकक कोष्ठका में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। तो संकुलन क्षमता की गणना करना है, यहाँ पर केवल मान नहीं बता करके हटना है, केवल की मान बता दिए चलिए ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर गणना करके आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए सरल घनी एकक कोष्ठका में आप लोग जानते हो जो कुल परमाणुओं की संख्या होती है, कुल परमाणुओं की संख्या जो होती है, परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, आपका 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अर्थात कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अब ध्यान दीजिए संकुलन क्षमता को निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है संकुलन क्षमता देखिए हट गया, ध्यान दीजिए संकुलन क्षमता का जो फार्मूला होता है, संकुलन क्षमता का जो फार्मूला होता है, संकुलन क्षमता को हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं। होता क्या है, इकाई सेल में गोलों द्वारा अर्थात परमाणुओं द्वारा कह सकते हैं हम लोग, इकाई सेल में, इकाई सेल में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन या कुल परमाणुविक आयतन लिख सकते हैं, इसको हटाइए, कुल परमाणुविक आयतन लिख दीजिए। संकुलन क्षमता यानी जो परसेंटेज में निकालेंगे हम लोग, कुल परमाणुविक आयतन, कुल परमाणुविक आयतन, आयतन ठीक है ना, बटे इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन। देखिए इसमें अच्छी तरीके से लिखा नहीं रहा है, ठीक ना, उतना समझ लीजिएगा। कह रहा कुल परमाणुओं का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन, और बीच में मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना।
बीच में परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, संकुलन क्षमता परसेंटेज में देखिए, संकुलन क्षमता जो परसेंटेज में निकलेगी वो आपका हो जाएगा इकाई सेल का जो आयतन है। ध्यान दीजिए, इकाई सेल का आयतन होता है, अर्थात जो परमाणु होता है वो गोले के रूप में होता है, ठीक है ना। तो Z इंटू परमाणु का आयतन होता है 4/3 पाई R स्क्वायर बटे आपका हो जाएगा A स्क्वायर, ठीक है ना। अब Z का मान यहाँ पर कुल परमाणुओं का जो संख्या होती है, ध्यान दीजिए सरल इकाई सेल है तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 गुणे 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ जो A है आप जानते हैं R बराबर होता है A/2, तो A बराबर क्या हो जाएगा 2R। तो A के स्थान पे लिख देंगे हम लोग 2R का हो जाएगा 2R का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से A बराबर 2R का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर नहीं क्यूब हो जाएगा क्योंकि क्यूब है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 4/3 पाई R क्यूब बटे 8 का क्या हो जाएगा क्यूब, ये कट जाएगा, ठीक है ना। और गुणे 100 आपका है ये है, तो इसका मतलब ये 4 दूना 8 और आपका हो जाएगा पाई का मान 3.14 होता है, गुणे 100 बटे यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 52 आपका आ जाएगा 52.3%, ठीक ना। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका संकुलन क्षमता का मान जो है इतना आएगा, ठीक है ना। तो इसमें कुछ है नहीं, केवल आप देखिए होता क्या है, कुल परमाणुओं का आयतन आप जानते हैं परमाणु का आकार गोलाकार होता है, तो उसका फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब बटे इकाई सेल का आयतन। इकाई सेल का आयतन को हम लोग अर्थात क्यूब है तो क्यूब का आयतन क्या होता है, A का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका 4/3 पाई R क्यूब। अब A बराबर होता है 2R, तो A के स्थान पे लिखेंगे 2R का क्यूब हो जाएगा, तो 8R क्यूब हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा। आप उसके बाद आप गुणे 100 लिखे ही हैं, उसके बाद 4/3 पाई का मान रखिए, सब ये वैल्यू रखते ही आपका आ जाएगा 52.3%, ठीक है ना। ये संकुलन क्षमता होता है सरल इकाई सेल के लिए। तो हमें उम्मीद है ये स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। कल जो है हम लोग तीसरे के खा से शुरू करेंगे। अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं एवं उपयोग लिखिए, IUPAC नाम दिया गया है। ये सब जो है कल हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जो है फिर जो है आप लोगों को कल यहाँ से लिखाया जाएगा अर्थात बताया जाएगा, मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा, और आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए और ताकि अच्छे से अच्छे अंक जो है आप पा सकें, ठीक है ना। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।